बातें यूपी के दर्शकों को छोटी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। खुश रहें और खुशियां बांटें। अच्छी खबरों वाली दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए इस हफ्ते भर के खजाने से कुछ खास खबरें लेकर आज हम फिर से हाजिर हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले रुक करते हैं इस हफ्ते भर की सुर्खियों पर। आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों ने तैयार किया हाइड्रोजन जनरेटर 1 मिनट में बनाएगा 60 लीटर हाइड्रोजन। अयोध्या दीपोत्सव में इस बार 17 लाख दियों के साथ फिर बनाया जाएगा विश्व रिकॉर्ड। जाने और भी क्या कुछ रहेगा खास। गोरखपुर में 200 एकड़ में बनेगी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी। जाने खिलाड़ियों को मिलेंगी क्या क्या सुविधाएं। भदोही में किया गया इंटरनेशनल इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो 2022 का आयोजन। 500 करोड़ के व्यापार का हुआ सृजन। बीएचयू सीसीएमबी का नेपाली डीएनए पर पहला बड़ा अध्ययन। नेपालियों का 70% जीन है प्योर इंडियन। और अब खबरें विस्तार से। डीजल, पेट्रोल और बाकी पेट्रो पदार्थों का लिमिटेड स्टॉक होने की वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक इसका विकल्प तलाश रहे हैं। हाइड्रोजन इसका अच्छा विकल्प माना जाता है। हालांकि इसे बनाना और स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता है, पर हाल ही में आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढ निकाला है। इन्होंने हाइड्रोजन तैयार करने वाला एक खास तरह का जनरेटर तैयार किया है जो कि ऑन द स्पॉट हाइड्रोजन बनाने में सक्षम है। इस जनरेटर को ग्रीन एनर्जी के बड़े विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इस जनरेटर के जरिए 1 मिनट में 60 लीटर हाइड्रोजन तैयार किया जा सकता है। हाइड्रोजन जनरेटर के जरिए मेथनॉल और पानी के मिश्रण को हाइड्रोजन में बदला जा सकता है। आईआईटी बीएचयू के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों ने 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। फिलहाल इस जनरेटर का इस्तेमाल मोबाइल टावर पर लगने वाली हैवी डीजल जनरेटर की जगह किया जा सकता है। इसके अलावा ईवी चार्जिंग स्टेशन पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। डिवाइस का शेप छोटा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा हो जाने पर इसका गाड़ियों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। बढ़ते अपनी दूसरी खबर की ओर। दीपावली का त्योहार हो और अयोध्या का जिक्र ना हो, ऐसा संभव नहीं है। श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से यादगार दिवाली मनाने के लिए तैयार है। इस बार करीब 17 लाख दिए जलाकर एक नया रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 18 से 19 हजार वॉलंटियर लगाए गए हैं जो कि इन दीपकों को जलाने का काम करेंगे। बता दें पिछले साल अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए गए थे। तब राम की पैड़ी पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक प्रज्वलित हुए थे। वहीं साल 2020 में यहाँ 5.84 लाख दीपक जलाए गए थे। सबसे खास बात यह कि भव्य और दिव्य दीपोत्सव समारोह में इस बार गाय के गोबर से बने 1.25 लाख से ज्यादा दीपक जगमगाएंगे। दीपक बिछाने का काम 21 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और इसमें तेल डालने का काम 22 तारीख तक पूरा कर लिया गया है। 23 तारीख की शाम यानी कि आज केवल दीपकों को जलाने का काम किया जाएगा। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस दीपोत्सव में इस साल 8 देशों व 10 प्रदेशों की रामलीला, रामायण, बैले और अलग अलग प्रदेशों के लोक नृत्यों की भी प्रस्तुति की जाएगी। साथ ही इस बार यहाँ पर लाइट एंड साउंड का 12 शो भी आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ रहा गोरखपुर अब स्पोर्ट्स की दिशा में भी कदम बढ़ाने जा रहा है। यहाँ के नौजवान न सिर्फ उद्यमी, शिक्षित और स्वस्थ होंगे बल्कि अब खिलाड़ी भी होंगे, क्योंकि अब गोरखपुर को वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटी की सौगात मिलने जा रही है। ये स्पोर्ट्स सिटी शहर में 200 एकड़ जमीन पर बनाई जाएगी। स्पोर्ट्स सिटी के लिए जो जमीन चुनी गई है उसके लिए कुछ खास शर्तें भी रखी गई हैं, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना सबसे खास है। ऐसे में नजर जगदीशपुर क्षेत्र पर बनी हुई है। जीडीए द्वारा 2031 की प्रस्तावित महायोजना में भी जगदीशपुर के पास करीब 250 एकड़ जमीन खेल मैदान को लेकर सुरक्षित की गई थी। बता दें स्टेडियम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल के साथ सभी इंडोर खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ स्पोर्ट्स इंजरी के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसकी वजह से निवेश के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएंगे। वहीं स्पोर्ट्स सिटी में 50,000 क्षमता का मल्टीपर्पज क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम भी होगा। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर, 5 स्टार होटल वाला सेंटर, मल्टीप्लेक्स और शॉपिंग मॉल, अपार्टमेंट के साथ एकेडमी, मनोरंजन पार्क और फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस जैसी खेल एकेडमियां भी शामिल होंगी। कुल मिलाकर ये देश की पहली ऐसी इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स सिटी होगी जहां खेल और मनोरंजन से जुड़ी सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। ये एक ऐसा शहर होगा जिसमें न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोकप्रिय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो सकेगा, बल्कि अन्य बुनियादी सुविधाओं के नाते स्पोर्ट्स टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और बेहतर सुविधा मिलने से पूर्वांचल के खिलाड़ी देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकेंगे। बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। कालीन नगरी भदोही में हाल ही में पहली बार 4 दिवसीय इंटरनेशनल इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो का आयोजन किया गया। एक्सपो में 63 देशों के 225 विदेशी खरीदारों ने शिरकत की। एक्सपो की वजह से कालीन उद्योग और इससे जुड़े छोटे बुनकरों को बड़ा लाभ मिला है।
कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक इस एक्सपो की वजह से 500 करोड़ रुपए के व्यापार का सृजन हुआ है। 2 से 3 महीनों में एक्सपो की वजह से बड़े पैमाने पर कालीन का निर्यात विदेशी बाजारों में किया जाएगा। बता दें, वैश्विक स्तर पर भदोही की पहचान खूबसूरत और रंग बिरंगी कालीन बनाने के लिए होती है। यहाँ के कुशल बुनकरों की बेहतरीन कारीगरी की वजह से बड़े पैमाने पर विदेशी बाजारों में कालीन का निर्यात होता है। मौजूदा समय में भदोही के कालीन की मांग खाड़ी देशों के अलावा अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी खूब है। भदोही में कालीन का उत्पादन क्षेत्र लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस उद्योग में लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। वहीं इस काम में सबसे ज्यादा महिलाएं लगी हुई हैं। भदोही के कालीन उद्योग का इतिहास मुगल काल से जुड़ा हुआ है। आईने अकबरी में इसका लिखित साक्ष्य भी मौजूद है, जो कि 16वीं सदी के दौरान लिखी गई थी। बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की ओर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और CSIR यानी कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने मिलकर नेपाल के जेनेटिक इतिहास पर हाल ही में एक शोध किया। नेपाल के आदिवासी लोगों पर जो शोध हुआ उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। शोध में पाया गया कि नेपाल की शेरपा जाति को अगर छोड़ दिया जाए तो वहां की लगभग आबादी इंडियन है। शेरपा के जीन्स तिब्बतियों के ज्यादा करीब है। 999 नेपालियों के सैंपल पर हुआ ये रिसर्च अंतरराष्ट्रीय जर्नल ह्यूमन जेनेटिक्स में भी पब्लिश हो चुका है। बता दें, नेपाली लोगों पर ये पहला सबसे बड़ा अध्ययन है, जिसमें नोवार, मगर, शेरपा, ब्राह्मण, थारू, तमांग और काठमांडू और पूर्वी नेपाल की आबादी सहित नेपाल के अलग अलग जातीय समूहों के 999 लोगों के माइटोकॉन्ड्रियल DNA सीक्वेंस का विश्लेषण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि ज्यादातर नेपाली आबादी ने हिमालय के ऊंचाई पर रहने वाले लोगों की तुलना में तराई की आबादी से अपने मातृवंश को प्राप्त किया है। सरल भाषा में समझे तो इसका मतलब ये हुआ कि नेपाल में तिब्बत से हुआ जीन फ्लो केवल तराई क्षेत्र तक ही पहुंच सका, आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि ऐसा होता तो उस जीन के लोग गंगा घाटी के लोगों का जीन अलग नहीं होता। इस तरह से इस स्टडी में ये बात सामने आई है कि 3 से 6000 साल पहले तिब्बती लोग हिमालय पार करके नेपाल पहुंचे थे। अब इस स्टडी के बाद नेपाल के लोगों पर अपना दावा ठोकने वाले और अपना भौगोलिक क्षेत्र बताने वाले चीन को भी आईना दिखाया जा सकेगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल न भूलें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।